So, dear students, today we have another topic of mental health, that is mental retardation, मानसिक मंदता. We will see what is mental retardation, how to classify it, how to categorize it, what are the major issues causing mental retardation, and how to cure. These are the basic concepts which we will discuss in today's class. सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मानसिक मंदता क्या है, मेंटल रिटार्डेशन. तो मेंटल रिटार्डेशन की या मानसिक जो मंदता की परिभाषा है, उसको कहा गया है कि मेंटल रिटार्डेशन हमारी जो बौद्धिक क्रियाकलाप है, बौद्धिक क्षमता है, उसके स्तर में जो है सिग्निफिकेंट, सार्थक रूप से कमी, लिमिटेशंस, ठीक है. और साथ ही साथ जो हमारे डेली लिविंग की स्किल है, जो डेली लाइफ की स्किल है, प्रतिदिन के जो काम करने की हमारी स्किल है, जो हमको वातावरण के साथ प्रभावी रूप से समायोजन स्थापित करने में मदद करती है, इन दोनों चीजों में सार्थक रूप से कमी जब होती है तो उसको हम लोग मानसिक मंदता कहते हैं, मेंटल रिटार्डेशन. ठीक है. तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी और हमारी डेली लिविंग स्किल में जो है कमी, दोनों मिलके मानसिक मंदता का निर्धारण करती है. ठीक है. अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन और उसी तरह से एपीए, अमेरिकन साइकाट्री एसोसिएशन द्वारा पब्लिश DSM-4TR, DSM मतलब डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स, 4 चौथा वर्जन और TR टैक्स रिवीजन. ठीक है. ये दो संस्थाएं हैं, एक अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन और दूसरा है एपीए, अमेरिकन साइकाट्री एसोसिएशन, जो ये पब्लिश करता है DSM. ये दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि मेंटल रिटार्डेशन की 3 मेजर क्राइटेरिया होते हैं. पहला क्या है? सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग. व्यक्ति है, उसकी जो मानसिक क्रियाकलाप है, मानसिक क्षमता है, उसमें सार्थक रूप से कमी, ये पहला उसका क्राइटेरिया है. दूसरा क्या है कि सिग्निफिकेंट लिमिटेशन इन एडेप्टिव फंक्शनिंग, मतलब जो हम दिन प्रतिदिन के जीवन में समायोजन स्थापित करते हैं, कार्य करते हैं, जो हमारी डेली लिविंग स्किल है, उसमें कमी. और तीसरी महत्वपूर्ण जिसमें क्राइटेरिया रखी गई है वो ऑनसेट बिफोर एज 18. ठीक है. ये दोनों ही समस्याएं 18 साल से पहले शुरू होनी चाहिए. ठीक है. तभी उसको हम लोग मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में रखते हैं. ठीक. अब देखते हैं कि ये जो क्राइटेरिया है उसका मतलब क्या है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है. अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन और एपीए दोनों ही नहीं जो है, जो सब एवरेज इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को इंडिविजुअलाइज इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर के रूप में मापा है. ठीक है. इंडिविजुअलाइज टेस्ट स्कोर क्या होता है? यह इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर जानते ही हैं आप. इंटेलिजेंस टेस्ट पर जब आप जो परफॉर्मेंस देते हैं उसी को इंटेलिजेंस टेस्ट स्कोर कहते हैं. तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को मेजर करने के लिए जो है इंटेलिजेंस टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका जो टेस्ट स्कोर है वो बिलो एवरेज, ठीक है, अगर होता है तो वो मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में सम्मिलित होता है. ठीक. इंटेलिजेंस टेस्ट का मैंने आपको बताया था कि स्कोर को हम लोग IQ कहते हैं, इंटेलिजेंस क्वासेंट. ठीक है. जिसमें द्वारा हम किसी भी इंडिविजुअल के इंटेलिजेंस के स्कोर के आधार पर IQ का निर्धारण करते हैं. IQ का फार्मूला भी मैंने बताया था कि मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100. ठीक है. जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति के
आईक्यू का निर्धारण करते हैं। तो आईक्यू के आधार पर पहली चीज, आईक्यू जो पहला क्राइटेरिया था कि आपको पता होना चाहिए कि उसका आईक्यू क्या है। जो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, एडाप्टिव बिहेवियरल फंक्शनिंग, एडाप्टिव फंक्शनिंग या डेली लाइफ स्किल इसे कहते हैं। ठीक है, तो जो कंसेप्चुअल स्किल है इसमें, एडाप्टिव बिहेवियर में, एडाप्टिव स्किल में क्या क्या चीजें हैं, 3 स्किल आती हैं। एक तो कंसेप्चुअल स्किल है, ठीक है, जो खास तौर से कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंसी या इनकॉर्पोरेट कम्युनिकेशन या फंक्शनल एकेडमिक्स या सेल्फ डायरेक्शन, ये सब सारे एस्पेक्ट हैं कंसेप्चुअल स्किल। सेल्फ सफिशिएंट, कम्युनिटी सेल्फ सफिशिएंट का मतलब कम्युनिटी के अनुरूप काम करना। ठीक है, इनकॉर्पोरेट कम्युनिकेशन मतलब आपका कम्युनिकेशन बेहतर होना चाहिए, एकेडमिक फंक्शन अच्छा हो। ठीक है, सेल्फ डायरेक्शन, आप खुद से नियंत्रित निर्देशित होते हो। ये जो सारे एस्पेक्ट हैं कंसेप्चुअल स्किल में, ये AAMR के हैं। और इसके साथ ही साथ जो है हेल्थ एंड सेफ्टी, 2 इशू है जो मेंटल रिटार्डेशन के लिए ये DSM-4 के द्वारा जो दिया गया था उससे लिया गया। तो ये जो एडाप्टिव बिहेवियर है उसमें कंसेप्चुअल स्किल, जो सेल्फ सफिशिएंसी, इनकॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, फंक्शनल एकेडमिक्स और सेल्फ डायरेक्शन, ये चारों AAMR के हैं। और 2 कॉन्सेप्ट जो हेल्थ एंड सेफ्टी, ये वाला जो है ये DSM-4 के द्वारा जो दिया गया था, इनको मिला के इसको रखा गया पहला। दूसरा है सोशल स्किल। ठीक है, मतलब हम एक सोशल सिचुएशन में किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। ठीक है, दी गई परिस्थिति में समाज के नियम के अनुरूप अगर हम कार्य करते हैं तो उसको हम लोग सोशल स्किल कहते हैं। ठीक, सोशल स्किल जिसमें लेजर स्किल भी आती है। तो सोशल स्किल दिया गया है कॉन्सेप्ट जो है AAMR का, और DSM-4 के लिए से लेजर, मतलब हम खाली समय का भी उपयोग कैसे करते हैं, ये दोनों चीजें मिलकर यहाँ पर दूसरे इशू में आती हैं। मतलब एडाप्टिव बिहेवियर के अंतर्गत हम लोग ये बात कर रहे हैं। तीसरा एडेप्टिव बिहेवियर की कैटेगरी है वो है प्रैक्टिकल स्किल। प्रैक्टिकल स्किल क्या है कि हम अपने जो है डेली लिविंग में किसी काम को कैसे करते हैं, जैसे सेल्फ केयर है, होम लिविंग है, कम्युनिटी यूज है। ठीक है, और हेल्थ एंड सेफ्टी एंड वर्क, ये जो है 2 कॉन्सेप्ट DSM-4 से लिए गए। ठीक है, तो ये कुल मिला के एडाप्टिव बिहेवियर जिसको जो है दूसरी कैटेगरी रखी गई थी, उसका क्या मतलब होता है। पहला जो कैटेगरी या क्राइटेरिया क्या था कि इंटेलिजेंस जो है टेस्ट पर या इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग सिग्निफिकेंटली डिक्रीज करे, और दूसरा था एडाप्टिव बिहेवियर। अब तीसरा इसमें जो था वो है एज से रिलेटेड। लेकिन ये जो दूसरा वाला है एडाप्टिव वाला, उसमें कुछ जो है इश्यूज हैं। ठीक है, कि मेंटल रिटार्डेशन को केवल इंटेलेक्चुअल आधार पर हम नहीं उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसलिए ये जो एडाप्टिव स्किल का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और इम्प्रेसिव माना जाता है। हालांकि जो एडाप्टिव स्किल का क्राइटेरिया है वो बॉर्डर लाइन फंक्शनिंग के केस में ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, क्योंकि जो मेंटल रिटार्डेशन का जो बॉर्डर लाइन या इस तरह के जो केसेस हैं, बॉर्डर लाइन का मतलब जो मेंटली रिटार्डेड नहीं है और जो जनरल भी नहीं है। मेंटल रिटार्डेशन के लिए IQ 70 के नीचे आती है, यानी कि अभी मैं आपको बताऊंगा कि 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो टू 70।
तो नॉर्मल जो एवरेज फंक्शनिंग है वो 90 से शुरू है, 90 से 120 तक एवरेज फंक्शनिंग माने जाते हैं। 120 से लेकर 30-40 तक सुपीरियर है। उसके बाद जो है हाईली इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं उसको आप कहते हैं। अब 70 से 90 वाला जो मामला है कि ये जो लोग होते हैं वो खास तौर से उनका जो एडेप्टिव स्किल है वो थोड़ा पुअर होता है। आईक्यू उनकी मतलब इस कैटेगरी में नहीं आती है, लेकिन एडेप्टिव स्किल उनकी प्रॉब्लमेटिक होती है। ठीक है, एडेप्टिव स्किल का जो मामला है वो ज्यादातर बॉर्डर लाइन के लिए है, लेकिन मेंटल रिटार्डेशन के जो है क्लासिफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है। थर्ड क्राइटेरिया जो हमने बताया, जो इस पर दोनों ही सहमत थे कि एज बिफोर जो है जो प्रॉब्लम है वो आपकी 18 साल से पहले शुरू होनी चाहिए। अब इसका क्या मतलब है कि ये जो चीज है क्राइटेरिया जिसको आप कहते हैं, इसमें इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है, डेफिसिट नहीं। डेफिसिट और डेफिशिएंसी में अंतर है। डेफिसिट का मतलब होता है आपने स्किल एक्वायर कर ली थी, उसके बाद स्किल किसी ब्रेन इंजरी की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से वो समाप्त हो गई या प्रॉब्लमेटिक हो गई। इसीलिए कहा गया इसका आंसर जो है मेंटल रिटार्डेशन का वो 18 साल से पहले होना चाहिए। जैसे एक नॉर्मल इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो गया कोई व्यक्ति और कोई ब्रेन इंजरी हो गई, टीबीआई जिसको कहते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, और उसके बाद उसकी जो है मेंटल स्किल डिस्टर्ब हो गई। ठीक है, तो मेंटल कैपेसिटी में ह्रास हो गया, तो उसको हम लोग मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक है, किसी जो है मैच्योर होने के बाद, डेवलप होने के बाद किसी ब्रेन इंजरी या डिजीज की वजह से अगर मेंटल रिटार्डेशन मतलब आईक्यू में कमी आती है तो वो आप उसको मेंटल रिटार्डेशन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। ठीक है, कोई स्किल आपने सीख लिया है, सब जान गए हैं, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए कहा कि डेफिसिट और डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कि व्यक्ति में मानसिक क्षमता थी ही नहीं, विकसित ही नहीं हुई कभी। और डेफिसिट में क्या होता है कि मानसिक क्षमता विकसित होती है, लेकिन एक किसी एक समय के बाद किसी प्रॉब्लम से, इंजरी से या डिजीज की वजह से उसमें फिर से कमी आ जाती है, तो उसको हम लोग कहते हैं। तो मेंटल डेफिशिएंसी वाले को ही हम लोग मेंटल रिटार्डेशन में रखते हैं, मेंटल डेफिसिट वाले को नहीं रखते। ठीक, डायग्नोस्टिक जो क्राइटेरिया है मेंटल रिटार्डेशन का, उसमें आईक्यू एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन का मानना है कि मेंटल रिटार्डेशन के लिए व्यक्ति का आईक्यू 70 से 2 स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो होना चाहिए। तो ऑन एवरेज स्टैंडर्ड डेविएशन जो है 70 से नीचे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन लगभग 14-15 होता है पॉपुलेशन का। ठीक है, ये 70 के नीचे का अगर आपका स्कोर आता है, ठीक है, तो आपका ये मेंटल रिटार्डेशन की क्राइटेरिया में आईक्यू आएगा। ठीक, तो ये दो क्राइटेरिया यहाँ पर दोनों ही संस्थाओं ने मिलकर तय किए हैं। पहला क्या है कि वन क्राइटेरिया इज बेस्ड ऑन आईक्यू स्कोर। इफ द आईक्यू स्कोर इज बिलो 70, then person can be considered as a mentally retarded। और दूसरा क्या है, अदर इज अकॉर्डिंग टू नोन और प्रिज्यूम etiology, ऐसे कारण, प्रिज्यूम कारण जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब इसको जरा देखें कि ये क्या है प्रिज्यूम etiology और ये आईक्यू का जो कंसेप्ट है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, इसने मल्टी एक्सियल डायग्नोसिस का इस्तेमाल किया। इसमें मेंटली रिटार्डेड लोगों को कहा कि वो लोग हैं जिनका हेल्थ जो है प्रॉब्लमेटिक हो, उसके साथ ही साथ जो इटोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, ठीक है,
एटियोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब जो कारण है वो भी जो है इसमें इंक्लूड होते हैं हेल्थ के। सबसे जो इसमें जो कंट्रोवर्शियल एस्पेक्ट है, ठीक है, वो ये था कि इसका जो सब क्लासिफिकेशन, इसमें इंटेंसिटी ऑफ नीडेड सपोर्ट को 4 लेवल में बांटा गया। मतलब हाउ मच यू आर नीडेड सपोर्ट, कितनी आवश्यकता आपको जीवन जीने के लिए दूसरों की है, ठीक है। और उसी के आधार पर जो है ये मेंटल रिटार्डेशन का अलग अलग क्लासिफिकेशन एएमआर ने किया है। लेकिन जो एपीए जो डीएसएम-4 है उसका जो है थोड़ा सा अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। जिस चीज को एएमआर नहीं मानता है लेकिन डीएसएम-4 टीआरएस को मानता है, इसने आईक्यू के आधार पर 4 लेवल के जो है मेंटल रिटार्डेशन बताए। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड मतलब आईक्यू के लेवल के आधार पर जो आपका आईक्यू का लेवल होगा उसी के अनुसार ये होगा। अब माइल्ड रिटार्डेशन क्या है? माइल्ड रिटार्डेशन जिनका आईक्यू जो है 50-55 से लेकर 70 के बीच में होता है, ठीक है। 50-55 से लेकर 70 के बीच में अगर है व्यक्ति का आईक्यू तो उसको हम लोग माइल्ड जो है मेंटल रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। माइल्ड जो है मेंटल रिटार्डेशन बहुत कम लोगों के होते हैं, ठीक है। मतलब इसमें लेवल बहुत कम है और फिजिकल जो इसमें इम्पेयरमेंट है जनरली नहीं देखने को मिलता है। ऐसे लोग लगभग 6 ग्रेड लेवल का एकेडमिक अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं, 6ठी-7वीं तक ये पढ़ पाते हैं। ये वोकेशनल स्किल एक्वायर कर सकते हैं और उसके साथ साथ ये कम्युनिटी में बिना किसी स्पेसिफिक सपोर्ट के भी अपना जीवन जी सकते हैं या बहुत थोड़े बहुत सपोर्ट की आवश्यकता होती है। तो जो सपोर्ट के लेवल की बात है वो एएमआर जो है अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन करता है, जबकि आईक्यू के आधार पर क्लासिफिकेशन जो है ये इसने डीएसएम-4 टीआर एपीए के द्वारा जो दिया गया उसने किया। अब दूसरा जो है वो मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन है, ठीक है। मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन क्या है? ऐसे लोग जिनका आईक्यू 35-40 से लेके 50-55 के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें जो है कुछ फिजिकल एबनॉर्मेलिटीज होते हैं जैसे डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम मतलब थोड़ा सा चेहरे मंगोलिक टाइप के होते हैं, थोड़े डिफरेंट अजीब टाइप के लगेंगे आपको, ठीक है, ऐसे लोगों की। दूसरा तीसरा इसमें क्या कि जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो मैक्सिमम 2-3 ग्रेड के लेवल तक पहुंच पाता है, ठीक है। और काम जब करते हैं तो इनको क्लोज सुपरविजन और ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ठीक है। फैमिली और किसी सुपरविजन में ही ये कम्युनिटी में जीवन व्यतीत कर सकते हैं, अकेले नहीं। तीसरा इसमें जो क्लासिफिकेशन है वो है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन का। सीवियर मेंटल रिटार्डेशन को कहा गया कि जिनका आईक्यू 20-25 से लेके 35-40 तक होता है, ठीक है। और इस लेवल पे जो है सीवीआरटी मोटर डेवलपमेंट जो है प्रॉब्लमेटिक होता है, ये एबनॉर्मल होता है। एक तरह से कम्युनिकेशन जो स्पीच है, जो बातचीत करना इनका है, बहुत लिमिटेड होती है और इनको जीने के लिए बहुत क्लोज सुपरविजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। चौथा इसमें था प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन। मतलब मेंटल रिटार्डेशन की वो कैटेगरी जिसमें आईक्यू 20-25 से भी कम होता है, ठीक है, बिलो 20-25। ऐसे लोगों का मोटर स्किल, कम्युनिकेशन और सेल्फ केयर सब सीवियरली अफेक्टेड होता है। वो अपनी देखभाल भी नहीं कर सकते हैं, गाड़ी आ रही रोड पर चले जाएंगे, ठीक है। और कांस्टेंट सुपरविजन की आवश्यकता होती है, या कह सकते हैं कि ये बिना देखने और बिना केयर के समाज में रह ही नहीं सकते, ठीक है। यही किसी भी ज्यादातर ऐसे लोगों को इंस्टीट्यूशंस में भर्ती कराए जाते हैं
ठीक है, जहाँ ऐसे लोगों का इंस्टीट्यूशन होता है, मेंटली रिटार्टेड लोगों का। तो ये 4 अलग अलग तरह के मेंटल रिटार्टेशन की कैटेगरी है। अब हम बात करते हैं कॉजेस की। सिम्टम्स तो हो गए, क्लासिफिकेशन। अब कॉज की बात करते हैं कि कारण क्या होता है। तो मेंटल रिटार्डेशन के कुछ काज है प्रीनेटल कॉज, जो बिफोर बर्थ होते हैं, जिसमें पहला कारण है क्रोमोसोमल सिंड्रोम। इसमें डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, 2 मेजर आते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है खास तौर से देखा जाता है कि मेंटल रिटार्डेशन के जो बच्चे होते हैं उनमें डाउन सिंड्रोम भी होता है। और फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम का मतलब होता है, जैसे एक्स होता है ना, आप एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है, तो जो एक्स होता है वो जो है खंडित होता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो ये 2 क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं। उसके अलावा सिंगल जीन डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है, जिसके जो है किसी खास जीन की वजह से मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे फेनिल कीटोन्यूरिया एक होता है, ठीक है। उसी तरह हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसी तरह से गैलेक्टोसेमिया है, और बहुत तरह के इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं जो सिंगल जीन डिसऑर्डर है, जिनकी वजह से ये, अगर ये मतलब ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी अगर है, तो बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, न्यूरो फाइब्रोमाइटोसिस। तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस और ट्यूबरकुलोसिस 2 न्यूरोक्यूटेनियस सिंड्रोम है, जिसकी वजह से ये मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, ठीक है। डिस्मॉर्फिक सिंड्रोम है, जिसमें 2 नाम है अलग अलग, लॉरेंस और मून बेडर सिंड्रोम। अब इन सब चीजों के बारे में डिटेल में अब आगे आप पाएंगे, जब नॉर्मल साइकोलॉजी पढ़ेंगे तब पढ़ाया जाएगा, नहीं तो इस पर तो सब एक एक लेक्चर हो जाएगा। और उसी तरह से ब्रेन माल फॉर्मेशन, जैसे माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली। माइक्रोसिफेली, सिर छोटा हो जाता है, हाइड्रो में सिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बर्थ से पहले अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है। अब दूसरी प्रॉब्लम्स की वो कैटेगरी है कॉजेस की, जो एबनॉर्मल मटेरियल और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से। कई बार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आप खा पी लेते हैं जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर में किसी चीज की कमी की वजह से होती है, ठीक है। जैसे डेफिशिएंसी की अगर बात करें तो आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन का नाम आपने सुना। आयोडीन की कमी से, या फोलिक एसिड की जो है डिफिशियंसी से, या बहुत अधिक पोषण की वजह से भी मानसिक जो है मेंटल रिटार्डेशन, मानसिक मंदता हो सकती है। कई बार सब्सटेंस अब्यूज से भी होती है, जैसे अल्कोहल है, निकोटीन है, कैफीन के यूज से भी होती है। खासतौर से प्रेगनेंसी में अगर मदर इन चीजों का इस्तेमाल कर रही है तो उसका बच्चे पर खराब प्रभाव पड़ता है। उसी तरह एक्सपोजर टू हार्मफुल केमिकल्स, बहुत तरह के पोल्यूटेंट्स हैं, हैवी मेटल हैं, हार्मफुल ड्रग्स हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से भी जो है, अगर इनका एक्सपोजर होता है तो बच्चे को मानसिक मंदता हो सकती है। मेटरनल इन्फेक्शन, अगर माँ को कुछ इन्फेक्शन है तो उनका उसका असर भी जो है बच्चे के मानसिक विकास पर पड़ता है। जैसे रुबेला आपने नाम सुना होगा, ठीक है, ये बहुत कॉमन है। उसके बाद टोक्सोप्लाज्मोसिस है, उसी तरह से सिफिलिस है, HIV है, ठीक है। ये सब सारी चीजों की वजह से होते हैं। रेडिएशन से भी, अगर प्रेगनेंसी के दौरान बार बार जो है रेडिएशन किया गया हो, एक्सरे किया गया हो, उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार RH इनकॉम्पेटिबिलिटी, जैसे आपने सुना होगा कि सेम ब्लड ग्रुप के अगर माँ बाप होते हैं तो बच्चे को प्रॉब्लम होती है। उसी तरह से कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन, या इस तरह की कोई हेमरेज,
या प्लेसेंटल डिस्फंक्शन हो जाता है, प्लेसेंटा जिससे बच्चा जुड़ा होता है, तो उससे भी मानसिक मंदता के संभावना होती है। और उसी तरह से जो है मैटरनल डिजीज है, जैसे माँ को कोई डायबिटीज है, हार्ट या किडनी से रिलेटेड इशू है, तो वो भी मानसिक मंदता को लीड करता है। ठीक है। और ड्यूरिंग डिलीवरी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उससे भी मानसिक मंदता या मेंटल रिटार्डेशन कई बार डेवलप हो जाती है। ठीक है। जैसे जो है डिलीवरी के दौरान अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कठिनाई हो जाए, या सीवियर प्री मेच्योरिटी हो, बहुत जैसे 9 महीने में बच्चा पैदा हो, 7 ही में हो जाए, 6 ही में हो जाए, या वेरी लो बर्थ वेट की वजह से भी हो जाता है कई बार मानसिक। ठीक है। बर्थ जो है उसके साथ एफेक्सिया होती है, बर्थ ट्रॉमा है, इन सब की वजह से भी हो सकता है। ठीक। अब जैसे न्यूनेटल पीरियड में सिप्टिसेमिया है, जॉन्डिस है, ये बच्चे को अगर हो गया है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम है, जैसे बच्चा पैदा होता है तो कभी बार आप देखते हैं कि उनको जॉन्डिस हो जाता है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, नियोनेटल कन्वुल्सन होता है, मतलब झटके इस तरह के से मिर्गी टाइप के होते हैं वो सब। ठीक है। उसी तरह इन्फेंट और चाइल्डहुड में जैसे कोई प्रॉब्लम हो जाए, बच्चा पैदा होने के बाद, छोटा बच्चा है या चाइल्डहुड में है, मतलब 12 साल से पहले, तो बहुत तरह के इन्फेक्शन है, जैसे टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है, एक बहुत कॉमन आजकल ये गोरखपुर के रेंज में ये ज्यादातर बीमारी देखने को मिलती है, जैपनीज इंसेफेलाइटिस। ठीक है। इसकी वजह से भी जो है ब्रेन डिस्फंक्शन हो सकता है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, हेड ट्रॉमा है, मतलब सिर में किसी प्रकार का चोट है, क्रॉनिक लेड एक्सपोजर, लेड जो पानी में ज्यादा लेड की मात्रा होती है तो उसकी वजह से भी होता है, और सीवियर और प्रोलॉन्ग न्यूट्रिशन की वजह से। ठीक है। और ग्रॉस अंडर स्टिमुलेशन, मतलब बहुत लो फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट में उसको, मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए कि जंगल में रह रहा हो, ऐसी जगह पर हो जिससे बहुत समाज से लेना देना नहीं, चीजों से मतलब नहीं, तो ये सब सारी चीजें जो है प्रॉब्लमेटिक है मेंटल रिटार्डेशन के लिए। ये मेंटल रिटार्डेशन इनकी वजह से डेवलप होता है। कल्चरल फेमिलियल रिटार्डेशन एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। तो नॉर्मल आईक्यू डिस्ट्रीब्यूशन का जो कर्व है वो बताता है कि जो है मेंटल रिटार्डेशन का कोई ईटियोलॉजी बहुत स्पष्ट नहीं, जिसकी वजह से ये कल्चरल फेमिलियल रिटार्डेशन होता है। तो कल्चर की में इस तरह की प्रॉब्लम्स है। ठीक है। यानी कि बायोलॉजिकल कारण नहीं भी हो तभी भी बहुत से कल्चर में इस तरह के रिटार्डेशन देखने को मिलते हैं। ठीक है। कल्चरल फेमिलियल रिटार्डेशन मतलब कि ऐसे फैमिलीज में ये रिटार्डेशन रन करता है जो ज्यादातर पुअर होती है। तो डिसएडवांटेज, साइकोलॉजिकल डिसएडवांटेज या पॉवर्टी को भी कई बार मेंटल रिटार्डेशन का कारण माना जाता है। ठीक है। तो लोअर सोशल स्टेटस अगर है तो उसकी वजह से भी मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है, मानसिक मंदता हो सकती है। कारण उसके पीछे ये कहा गया है कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ही जो है ऐसा लैकिंग का है, लेस स्टिमुलेटिंग है, स्टिमुलस लेस है, रिस्पॉन्सिव लेस है। बच्चों के मेंटल, इंटेलेक्चुअल, सोशल स्किल के डेवलपमेंट के लिए उनका जो इन्वायरमेंट है वो स्टिमुलेटिंग और रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। अगर इस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है तो ये भी मेंटल रिटार्डेशन को लीड करता है। अब हम थोड़ा सा इसमें ट्रीटमेंट के टर्म में प्रिवेंशन और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो 3 कैटेगरी के इंटरवेंशन जो है खासतौर से मेंटल रिटार्डेशन के लिए दिए जाते हैं। पहला क्या है कि बहुत से जो ऑर्गेनिक और कल्चरल फैमिलियल मेंटल रिटार्डेशन जो केसेस हैं, ठीक है, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स अगर चलाए जाते हैं जिसको हम कहते हैं साइको एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है।
कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए, ये मेंटल रिटार्डेशन की संभावना को कम कर सकता है। ठीक है, प्रेगनेंसी के दौरान किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। ठीक है, इसीलिए गवर्नमेंट आपको देखते हैं अक्सर कराती है कि जो है आप डिलीवरी सरकारी हॉस्पिटल में हो, क्योंकि डिलीवरी के दौरान बच्चों में जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उसको कैसे डील किया जाए। दूसरा क्या है कि एजुकेशन, साइकोलॉजिकल और बायोमेडिकल जो ट्रीटमेंट मिलकर, ठीक है, जो मेंटली रिटार्डेड पर्सन है उनके अचीवमेंट के लेवल को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, अगर ठीक से उनको सही से उनके लेवल के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाए तो उनका मेंटल जो है इनरिचमेंट होता है। और तीसरा क्या है, जो बच्चे, जो लोग मानसिक मंदता के साथ जीवन जी रहे हैं, ठीक है, उनको मेन स्ट्रीम में लाके नॉर्मलाइज किया जा सकता है। ठीक है, जो पब्लिक स्कूल या कम्युनिटी सेंटर्स इस तरह के, जो उनको एक नॉर्मलाइज करने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने का, तो उससे भी जो है उनका, जैसे कोई ऑलरेडी डिप्रेस है और उसको आप छोड़ दे देंगे तो वो और डिप्रेस हो जाता है। कोई भी प्रॉब्लम अगर है, तो अगर होता है ना कि थोड़े नॉर्मल लोगों के साथ रहेंगे तो वो इनकरेज होते हैं उस चीज़ों को सीखने समझने के, तो वो उनके लिए बेहतर हो सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मेंटल रिटार्डेशन, सिम्टम्स एंड कॉज। और अब आपको कोई प्रश्न है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं। सर, हेलो सर, आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है। सर मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि सर डायलेक्सिया भी सर एक होता है सर ना, बच्चों में डायलेक्टिक बच्चे भी होते हैं कुछ, उन लोगों को सर वर्ड्स समझने में डायलेक्सिया ने क्या होता है? सर डिलेक्सी क्या सर, बोले सर, फिर से बोलिए सर। डिसलेक्सिया होता है, डायलेक्सिया नहीं होता है। सर डिसलेक्सिया सर, सर तो उन बच्चों को भी डायलेक्सिया, वर्ड समझने में, हाँ, उन बच्चों को सर वर्ड समझने में दिक्कत होता है, वर्ड्स अरेंजमेंट उनको बोलने में भी दिक्कत होती है सर, और अपने जो डेली रूटीन काम है सर वो भी करने में उनको समस्या होती है सर। तो क्या वो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं या फिर मतलब उनको स्पेशल बिल्कुल केयर नहीं और होते हैं। वो दूसरा है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी है, मैंने बताया था पहले भी। वो लर्निंग डिसेबिलिटीज के अंतर्गत आता है, मेंटल रिटार्डेशन है, उनका आईक्यू ठीक ठाक होता है। वो जो है न्यूरो प्रॉब्लम होती है, न्यूरल प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से वो खास तरह की प्रॉब्लम होती है डिसलेक्सिया, जिसमें रीडिंग, राइटिंग, कंप्रहेंशन, अर्थमेटिक सब में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो राइटिंग से रिलेटेड होती है उसको एग्राफिया बोलते हैं। ठीक है, और मैथमेटिक्स से रिलेटेड होती है उसको एकैलकुलिया बोलते हैं, कैलकुलेशन या इस तरह के एरर्स होते हैं। तो वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम मेंटल रिटार्डेशन। उनका आईक्यू ठीक होता है। थैंक यू सर। समाज में बड़े बड़े लोग हैं जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी थी। अभिषेक बच्चन का नाम सुना होगा, यस सर। उसको भी थी, उसको भी ये लर्निंग डिसेबिलिटी थी, डिसलेक्सिया। इस पर पूरी एक मूवी बनाई है आमिर खान ने, तारे जमी पे। ठीक है, तो वो बच्चा मेंटली रिटार्डेड कहीं से लिखता है? नो सर, वो नॉर्मल लगता है सर, मतलब तो माँ बाप नॉर्मल उसको होता कहते ही हैं है। कि, माँ बाप कहते हैं कि वो पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, बस यही कहते होंगे माँ। बस पढ़ने का वो उसमें प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जो इशू होता है उसमें दिक्कत होती है, बाकी वो कर लेता है। वो लिखे हुए वर्ड्स हो सकता है ना समझ पा रहा है लेकिन सुन के कर सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेंटली रिटार्डेड सर जो मतलब पढ़ा रहे सर, इसमें सर मैक्सिमम सर हम लोग को सर देखने मिले जो साइकेट्रिस्ट हैं सर, उनका मतलब इनका यूज दिख रहा है सर, मेरे साइकोलॉजी इसका सर, जो एमबीबीएस लेवल के सर डॉक्टर लोग हैं सर, उनका मतलब जो मेडिसिन देंगे या फिर ट्रीटमेंट करेंगे उनका दिख रहा है रोल। हम लोग का सर इसमें रोल कहाँ है सर, साइकोलॉजिस्ट का? देखो, अगर काम नहीं करोगे तो कोई ना कोई तो काम छीन ही लेगा ना, तो रोल खोजना पड़ता है ना। पहली ही चीज मैंने बताई कि मेंटल रिटार्डेशन के क्लासिफिकेशन के लिए कि आईक्यू टेस्ट होता है। आईक्यू टेस्ट कौन करता है? एमबीबीएस वाला करेगा?
तुमको मालूम है कि एमबीबीएस वाला एआई को टेस्ट करता है कोई? तो सर दूसरी चीज, साइकोलॉजिस्ट। इसमें इसमें जितनी भी चीजें मैंने बताई वो ज्यादातर प्रिवेंशन में हो सकती हैं। डॉक्टर्स मेंटल रिटार्डेशन के बाद उसमें दवा दे के कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए साइको एजुकेशन ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैंने कहा ये कहा कि ये फला की दवा दे दोगे तो ठीक हो जाएगा, उसमें साइको एजुकेशन अगर आपका है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम होगी तो इस तरह की कंडीशन, ठीक है। उसमें आप अगर भाई जब बीमारी डेवलप कर लोगे तब ना डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो कोशिश इसमें होती है कि डॉक्टर की जरूरत पड़े ही ना, बीमारी डेवलप ही ना हो। कुछ तो ऐसे कंडीशन हैं जेनेटिक्स जिसमें डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर सावधानी की जरूरत है, जहां जानकारी की जरूरत है, वहां साइको एजुकेशन के द्वारा उसमें जो है प्रिवेंशन किया जा सकता है। ये क्योर नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर के पास ऐसी कोई दवा या टेक्निक है कि जो है प्रोफाउंड सीवियर मेंटल डिसऑर्डर का बच्चा है उसको वो ड्रग्स दे दे और वो नॉर्मल हो जाए जो है, या इंटेलिजेंट हो जाए। ठीक है, तो डॉक्टर्स का कोई रोल नहीं है। कहाँ तुमको डॉक्टर का रोल दिखने लगा इसमें? वो जो आपने डाउन सिंड्रोम सर जेनेटिक्स के बारे में बात वो किया कारण तो है ना, वो कारण है, उनकी वजह से कुछ बीमारियां हैं जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होता है। बीमारियों का इलाज करना तो भाई जो कर सकता है वही करेगा ना। और डाउन सिंड्रोम वगैरह और ये सब फ्रेजाइल एक्स क्रोमोसोम का इलाज भी डॉक्टर के पास नहीं है। ठीक है सर, लेकिन डाइटिशियन सर इसमें तो इन्वॉल्व तो होंगे सर ना, डाइटिशियन जो होते हैं वो सब उनका तो इन्वॉल्वमेंट इसमें है सर, कि आप आयोडीन लीजिए, फ्रूट्स लीजिए। वो तो सबका इन्वॉल्वमेंट है, तो मैंने बताया ही है कि देखो आज के जमाने में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटमेंट प्लान में एक पूरा ग्रुप होता है जिसमें साइकोलॉजिस्ट होता है, जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है, रिहेबिलिटेशन काउंसलर होता है, डाइटिशियन हो सकता है, फिजियोथेरापिस्ट भी हो सकता है। किस तरह का है तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में तो सब होता है। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जब आप जाते हैं तो सबसे पहले जो है आपकी काउंसलिंग की जाती है। ठीक है, बीमारी को जानने के लिए कि कहीं आप सही में बीमार हैं कि कहीं बीमारी का नाटक कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने कल बताया ना, पिछले क्लास में मैंने बताया कि एंजाइटी में जो है पैनिक अटैक भी आता है। तो पता चला कि पैनिक अटैक है, आप उसको हार्ट अटैक समझ के चले गए, डॉक्टर ने आपका हार्ट चीर कर बना दिया, हार्ट में कोई प्रॉब्लम ही नहीं। ठीक है, तो पहले ये देखा जाता है, डॉक्टर फिजिशियंस और साइकोलॉजिस्ट मिलकर तय करते हैं कि ये प्रॉब्लम साइकोलॉजी से रिलेटेड है कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड। और बॉडी ह्यूमन बॉडी है तो माइंड के बिना तो चलेगी नहीं। ठीक है, तो ब्रेन या जिसको कहते हैं माइंड बॉडी ड्युअलिज्म, ये ड्युअलिज्म नहीं है, इंटरेक्शन पर वर्क करती है। तो इस तरह से कहो कि फलाने का रोल है, इसका रोल है, उसका रोल है, किसी का रोल नहीं है। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है। मानसिक रूप से अगर आप तनाव में हैं, कॉन्फ्लिक्ट में हैं, तो आपको हर डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रोल आपको देखना पड़ता है, किसी का रोल होता नहीं है आज के जमाने में। और आप आजकल कोई भी किसी का रोल प्ले कर ले रहा है। ठीक है, क्योंकि आजकल जो कॉन्सेप्ट है वो मल्टी डिसिप्लिनरी का चल रहा है। सर एक सर डाउट था सर, आपने सर अभी इसमें मतलब कहीं लिखवाया नहीं है सर कॉज में सर, कि सर जो हाई फ्रिक्वेंसी म्यूजिक होते हैं या फिर जो लाउड म्यूजिक हम लोग सर सुनते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को, तो क्या सर इसका इफेक्ट पड़ता है सर मेंटल रिटार्डेशन पे सर? हाई फ्रिक्वेंसी म्यूजिक से क्या रिटार्डेशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे कि डॉक्टर्स लोग कहते हैं, मना भी करते हैं कि मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको मतलब हाई लाउड म्यूजिक मतलब नहीं देखना चाहिए, या फिर हाई फ्रिक्वेंसी साउंड्स से थोड़ा दूर रहना चाहिए। वैसे तो कान के लिए भी अच्छा नहीं होता है सर, लेकिन क्या सर ये बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में भी असर करेगा जिससे बाद में चलकर मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है? नहीं, मेंटल रिटार्डेशन इतने छोटे छोटे इश्यूज से नहीं होता है। ठीक है, म्यूजिक अलग चीज हो गई है। तो म्यूजिक अच्छे चीजों के लिए लोग सुनते हैं, तो सुनेगा उसके कान का जो है प्रॉब्लम हो सकता है। बच्चे का कान इतना सेंसिटिव थोड़ी होता है कि म्यूजिक सुनने लगेगा।
ये तो, हाँ, बच्चा पैदा होने के बाद की स्थिति हो सकती है कि हाई फ्रिक्वेंसी में जो है ईयर में डैमेज हो सकता है, लेकिन उसका ब्रेन से बहुत लेना देना नहीं होता है। और सर माइल्ड और और हाई मॉडरेट। तो किसी भी चीज का प्रॉब्लम कर सकता है ना। एक्सपोजर ऑफ एनीथिंग इन इंटेंस पावर, दैट इज प्रॉब्लमेटिक। उस संबंध उस तरह से सब कुछ प्रॉब्लमेटिक है। एक्सपोजर ऑफ एनीथिंग इन हाई इंटेंसिटी, लाइट का नहीं है। एक्सरे क्या है, एक प्रकार से वही ना है, हाई इंटेंसिटी लाइट ही तो है। एक्सपोजर जो होता है, चाहे हाई लाइट का हो, हाई साउंड का हो, तो प्रॉब्लमेटिक होगा ही। तो उनसे मानसिक मंदता डेवलप होती है, इस तरह के भी प्रमाण नहीं। सर माइल्ड और मॉडरेट सर जो आपने मेंटल रिटार्डेशन बताया सर, क्या इन बच्चों को सर जो जो हम लोग सर ट्रीटमेंट करेंगे सर, या फिर जो उन लोग स्पेशल केयर देंगे, क्या उससे उनको नॉर्मल लाइफ मतलब नॉर्मल बच्चों की तरह उनको बाद में सर बनाया जा सकता है, या फिर मतलब बस उनको बस थोड़ा। माइल्ड में होता है वो अपना जीवन जी लेते हैं अकेले भी, जिसको गांव साहब में आप सुने होंगे कि कहते थे कि बड़े सीधे हैं, ठीक है। तो वो अपनी जिंदगी जी लेते हैं बिना किसी केयर के, बिना किसी सपोर्ट के। वो 3-5 नहीं आता है उनको, लेकिन वो सामान्य जीवन जी देते हैं। मॉडरेट में थोड़ा सुपरविजन की जरूरत होती है। एक्चुअली आईक्यू इनका 70 के नीचे होता है ना, बॉर्डर लाइन भी नहीं है। बॉर्डर लाइन 70 to 90 होता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग से यही होगा कि माइल्ड वाले अपना जीवन जो है इतनी लाइफ स्किल सीख लेते हैं कि वो जी सकते हैं बिना सपोर्ट। लेकिन मॉडरेट में फिर जरूरत पड़ती है। हम उनका आईक्यू लेवल नहीं बढ़ा सकते ना, बस यही कर सकते हैं कि जो चीजें वो सीख सकते हैं, जैसे 6-7 स्टैंडर्ड तक उनको पढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। जब उतना नॉलेज वो गेन कर सकते हैं, तो वो इस तरह के जो इसमें बहुत ज्यादा मेंटल मैकेनिज्म की जरूरत नहीं हो, मेंटल मैनिपुलेशन की, वो उस तरह के काम वो कर सकते हैं, ठीक है। उसमें इस तरह के लाइफ स्किल सीख सकते हैं, उस तरह के टेक्निकल स्किल सीख सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा हाईली जो है इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं है, जिसमें मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होने की जरूरत नहीं। मॉडरेट में जरूरत पड़ती है हेल्प की, ठीक है। उनको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते। नॉर्मलाइज तो आप खाली बॉर्डर लाइन को ही आप ट्रेनिंग देके कर सकते हैं, क्योंकि बॉर्डर लाइन में आईक्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू उनका लाइफ स्किल का होता है, ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न? नो सर, थैंक यू सर। So thank you all for today's class. We will meet soon in next class.